तो देखो अभी हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो वो अपना एक्चुअल पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। मतलब उसको जिस रास्ता में जाना चाहिए उस रास्ता में नहीं जाके किसी और रास्ता में जाता है। और ये कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है, चाहे वो हवा से पानी में जाए या पानी से गिलास में जाए या हवा से गिलास में जाए, किसी एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाएगा तो ये फिनोमेना देखा गया है। तो इसलिए इसको बोलते हैं द फिनोमेनन ड्यू टू विच लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। The phenomenon due to which light deviate from its actual path when passes from one optical medium to another optical medium। तो जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरा ऑप्टिकल मीडियम जाता है तो अपना एक्चुअल पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑप्टिकल। अब ये ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल का मतलब होता है वो मीडियम जिससे लाइट पास हो सकता है, उसी मीडियम को ऑप्टिकल बोलते हैं। अब जैसे हम ये जो दीवार है, दीवार से अगर हम लाइट पास करेंगे तो पास नहीं होगा, तो हम लोग इसको ऑप्टिकल मीडियम नहीं बोल सकते। ऑप्टिकल मीडियम उसी को बोला जाएगा जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकता है। ये सारा चीज़ आपको समझ में आया? तो अब क्वेश्चन रेज होता है कि लाइट कैसे डेविएट होता है, क्यों डेविएट होता है, तो वो सब चीज़ को हम लोग अभी एक एक करके समझेंगे। तो देखो अभी लाइट को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मीडियम से दूसरा मीडियम पास करने वाले हैं। तो जिस मीडियम का डेंसिटी कम होता है, जिस मीडियम का डेंसिटी कम होता है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम उसको बोलते हैं मीडियम विथ लो डेंसिटी। मतलब जिस मीडियम का डेंसिटी कम है, मतलब जिसके मॉलिक्यूल सब दूर दूर है। और इस लाइट को हम लोग पास करने वाले हैं रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं वाटर। तो डेंसर मीडियम उसको बोला जाता है जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, मीडियम विथ हाई डेंसिटी। मतलब ये जरूरी नहीं कि उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में इसका डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब एयर में मॉलिक्यूल सब दूर दूर हैं, वाटर में उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल थोड़े पास पास है, लेकिन दोनों मीडियम ऑप्टिकल होना चाहिए। ऑप्टिकल मतलब उसमें लाइट ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइट को यहाँ पे गिराएंगे। ये क्या है, ये एक बाउंड्री है। ये बाउंड्री किसको किसको सेपरेट कर रहा है, दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम है इसलिए हम यहाँ पे मीडिया लिखे, मीडियम मीन्स दो मीडियम। तो यहाँ पे जो लाइट गिर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो लाइट गिरता है किसी भी सरफेस पे उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जहाँ पे भी लाइट गिरेगा वहाँ पे आपको हमेशा दिमाग में सेट कर लो, वहाँ पे आपको एक 90 डिग्री बनाना है और उस 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसको बोला जाता है नॉर्मल। और ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे आई का मतलब हो गया, आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच का एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल का बीच का एंगल। ओके, अभी क्या होगा, अभी होना चाहिए था कि लाइट को एक्चुअली सीधा चले जाना चाहिए था, अपना एक्चुअल पाथ में क्या होना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है। मतलब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है, टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो रहा है। तो ये जो लाइट है क्या हो रहा है, बेंड टूवर्ड नॉर्मल। क्यों बेंड हो रहा है वो भी हम बताएंगे, पर पहले हो क्या रहा है वो समझो। तो ये जो लाइट इधर जा रहा था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये तो इंसिडेंट रे ही था ना, और ये लाइट अपना एक्चुअल पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो ये जितना डेविएट हुआ वहां पे जो एंगल क्रिएट हुआ उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है लाइट कितना डेविएट हुआ अपना एक्चुअल पाथ से। तो लाइट को एक्चुअली इधर जाना चाहिए था लेकिन लाइट इधर डेविएट हो गया, तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। और जो लाइट इधर डेविएट हो चुका है उसको अब हम लोग को एक अलग नाम देना पड़ेगा।
तो उसको हम लोग नाम देंगे एक अलग नाम, उसको नाम देंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या देंगे हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ रहा है? और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस एंगल को हम लोग नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके किसके बीच का एंगल हो गया, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, ये जो नॉर्मल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है? अब मुझे जो चीज़ बताओ, ये आपको आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो, ये लाइन इधर जा रहा है दिख रहा है, और ये नॉर्मल वाला लाइन इधर जा रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये अगर आई है तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा, आई ही होगा। और ये जो आई है वो किसका किसका सम है, आर और डेल्टा। इस एंगल को डेल्टा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा का सिंबल ये होता है, ठीक है। दैट मींस वी कैन से आई जो है वो आर प्लस डेल्टा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, या जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कुछ ऐड करने से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का बराबरी कर पा रहा है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है, छोटा है। कब छोटा होता है, जब लाइट कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम जाता है, रेयर से डेंसर। ये सारी चीज़ आपको समझ आएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे कि डेंसर से रेयर जाता है तो क्या होता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या स्टडी करेंगे कि लाइट अगर डेंसर से रेयर जाता तो क्या होता। तो देखो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम जा रहा है तो डेंसर मीडियम के तौर पे हम यहाँ पे ग्लास ले लिए और रेयर मीडियम के तौर पे हम लोग वाटर ले लिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि एयर ही रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम का मतलब होता है जिसका डेंसिटी एज कम्पेयर टू उस मीडियम कम है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एयर ही है, वाटर भी ग्लास के कंपेरिजन में कम डेंस है। तो यहाँ पे ये जो लाइट गिर रहा है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे और इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट किए हैं। जहाँ पे ये लाइट गिरेगा वहाँ पे हम लोग नॉर्मल बनाएंगे और ये जो एंगल होगा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा बाउंड्री जो दो अलग अलग मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। एक्चुअली में कोई बाउंड्री नहीं है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ तक गिलास है और यहाँ से फिर क्या स्टार्ट हो जा रहा है, वाटर स्टार्ट हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे बाउंड्री। अब ये लाइट को एक्चुअली में किधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन देखा गया कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाता है तो वो अपना एक्चुअल पाथ से क्या होता है, डेविएट होता है। लेकिन किधर डेविएट होता है, नॉर्मल से अवे। मतलब देखो नॉर्मल जो है उससे अवे डेविएट हो रहा है, मतलब नॉर्मल से दूर डेविएट हो रहा है। तो ये लाइट जो डेविएट हो रहा है वो किधर डेविएट हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर डेविएट हो रहा है। और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि उसका एक्चुअल पाथ ये था लेकिन वो उधर डेविएट हो गया। और जो लाइट डेविएट हो जाता है उसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं, उसको बोलते हैं आर। आर मतलब हो गया रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप लोग यहाँ पे फिर से कुछ चीज़ पे गौर करो। ये लाइन इधर जा रहा है ना और ये लाइन इधर जा रहा है ना, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। समझ में आ रहा है कि मतलब ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी, तो ये भी आई होगा। और आर जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं आर जो है वो आई और डेल्टा का सम है, क्योंकि अगर आप इस एंगल और इस एंगल को ऐड करो तब जाके ये एंगल होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आई प्लस, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन मिला, आर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि आर तब बनता है जब आई में कुछ ऐड किया जाता है, मतलब आर आई से बड़ा है। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चला कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है। और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है। लाइट अवे बेंड हो रहा है और रेयर से डेंसर में टूवर्ड बेंड हो रहा है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आया। तो ये भी आपको एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। तो देखो हम लोग जानते हैं जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम जाता है तो लाइट किधर बेंड होता है, टूवर्ड द नॉर्मल। आप देख सकते हो लाइट को इधर जाना चाहिए था लेकिन वो इधर बेंड हो गया। ये जो है इंसिडेंट रे का एक्सटेंशन है, मतलब लाइट इधर डेविएट हो गया। और जब लाइट डेंसर से रेयर गया
तो वो अवे डेविएट हो गया। एक्चुअली लाइट को इधर जाना चाहिए था लेकिन वो उधर डेविएट हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन आ जाता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझने के लिए आप ये समझो, जो लाइट आपको ऐसे पतला सा लाइन जैसा दिख रहा है ना, एक्चुअली में वो पतला सा लाइन जैसा नहीं है, उसका कुछ थिकनेस भी है। भले हम लोग को दिख नहीं रहा है लेकिन लाइट का अपना एक थिकनेस भी है। तो इसको अगर आप एक गाड़ी के तौर पे समझोगे ना, एक व्हीकल के तौर पे, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो क्या एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये एक मान लो ये जो लाइट है ना वो एक कार है, और कार का इधर भी एक चक्का लगा है और इधर भी एक चक्का लगा है। तो जब ये कार चल चल के यहाँ पे आएगा, यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक, तो हम लोग को एक जो कॉमन सेंस वाला बात है कि अगर आप रोड में ऐसे दौड़ रहे हो, ठीक है, और रोड में अगर पानी जमा हुआ है तब दौड़ रहे हो, तो आपका स्पीड क्या होगा? पानी जमा हुआ केस में आपका स्पीड कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया? क्योंकि जब आप रोड में, खाली रोड में दौड़ रहे थे तो वहाँ हवा था और हवा का डेंसिटी कम होता है। लेकिन जब आप रोड में पानी जमा हुआ है दौड़ रहे हो तो पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, जो कि आपको दौड़ने में रुकावट पैदा करेगा। तो दैट मीन डेंसर मीडियम में क्या होता है? स्पीड कम हो जाता है, और रेयर मीडियम में क्या होता है? स्पीड ज़्यादा हो जाता है। तो उसी का पीछे कारण है। देखो यहाँ तक ये ज़्यादा स्पीड में आ रहा था, लेकिन जैसी ये गाड़ी है, ठीक है, कार है, ये कार ऐसे फुल स्पीड में आ रहा था, इसका ये वाला चक्का कौन सा मीडियम में एंटर कर चुका है? डेंसर मीडियम में। और ये वाला चक्का अभी भी कौन सा मीडियम में? रेयर मीडियम में। तो ये चक्का अभी भी स्पीड में चल रहा है और ये चक्का अभी स्लो हो गया क्योंकि डेंसर मीडियम में चले गए। तो सीधा सा बात है, इधर का चक्का अगर ज़्यादा स्पीड रहेगा और इधर का चक्का कम स्पीड, तो गाड़ी क्या होगा? इधर मुड़ जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या हो रहा है, लाइट ऐसे आ रहा है और ऐसे बेंड हो जा रहा है, क्योंकि लाइट का अपना भी कुछ थिकनेस है। तो उसका ये वाला कॉर्नर तो स्लो हो जा रहा है, पर ये वाला कॉर्नर अभी भी फास्ट है, इसलिए ये चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे ड्रिफ्ट, तो इधर ऐसे बेंड हो जा रहा है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी स्लो आ रहा था क्योंकि डेंसर मीडियम में चल रहा है, और जैसे ही डेंसर मीडियम से यहाँ आया, इसका ये वाला हिस्सा रेयर मीडियम में आ गया, स्पीड बढ़ गया यहाँ का, वो अभी भी स्लो है, तो वो किधर बेंड हो जाएगा? इधर बेंड हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रहा है? तो सेम चीज़ लाइट के साथ भी होता है। तो देखो, डेविएशन ऑफ लाइट का एक्चुअल कारण कौन है? लाइट का स्पीड में चेंजेस आना ही उसका डेविएशन का कारण है। अगर लाइट का स्पीड में चेंजेस नहीं आता तो आपका लाइट डेविएट नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक स्पेशल केस भी बता दे रहा हूँ, वो भी थोड़ा समझ लो, नहीं तो आप बोलोगे सर स्पीड तो चेंज हो रहा है लेकिन डेविएट कहाँ हुआ। तो अगर कोई लाइट, ये सोच लो ये सरफेस है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। ये हमारा नॉर्मल है। तो किसी भी लाइट को अगर नॉर्मल से पास करेंगे तब वो डेविएट नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, क्योंकि इसको आप ऐसे समझ लो कि ये गाड़ी सीधा जा रहा है, तो दो मतलब ना, सिर्फ लाइट का स्पीड चेंज होने से डेविएशन नहीं हो रहा है, लाइट को कुछ एंगल पे भी गिरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लाइट एंगल पे गिर रहा है, यहाँ पे भी लाइट एंगल पे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइट नॉर्मल के थ्रू गिर रहा है, मतलब लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना है? 0 डिग्री। मतलब लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम जाएगा उसका स्पीड तो कम होगा, लेकिन फिर भी वो डेविएट नहीं होगा। क्यों नहीं डेविएट होगा? देखो, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी सीधा जा रहा है, सीधा जाएगा तो इसका दोनों चक्का जो होगा उस मीडियम में एक ही साथ एंटर करेगा। तो पहले दोनों का स्पीड ही फास्ट था, अभी यहाँ एंटर करेगा दोनों का स्पीड स्लो हो जाएगा, तो ना वो इधर बेंड होगा ना इधर बेंड होगा, सीधा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो जब लाइट रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर जाए, लेकिन अगर वो नॉर्मल के थ्रू जाएगा तो लाइट डेविएट नहीं होगा, मतलब वहाँ पे स्पीड चेंज होने से भी डेविएशन। तो इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर लो, विद द चेंज इन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एंड लीड टू डेविएशन ऑफ लाइट। बट यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दो, बट लाइट शुड फॉल एट सर्टेन एंगल विथ नॉर्मल। बट लाइट को कुछ एंगल पे गिरना चाहिए, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। अगर वो नॉर्मल के थ्रू ही गिरेगा तो तब ये डेविएशन नहीं होगा। चलो पॉज कर। तो देखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 2 पार्ट में कैटेगराइज है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट समझना थोड़ा इजी है। सेकंड पार्ट को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा और जगह चाहिए, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट समझ लो। आप फर्स्ट पार्ट इजीली समझ सकते हो। हम लोग को पता है कि इंसिडेंट रे, मान लो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो क्या होता है? अपना एक्चुअल पाथ से डिवाइड हो जाता है। किधर डिवाइड होता है? टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया।
तो पहला लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट, सभी के सभी एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। देखो ये जिस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, रिफ्रैक्टेड रे भी उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। प्लस आगे ये भी लिख दिया गया कि ये सभी के सभी एक ही पॉइंट पे भी लाई करता है और एक ही प्लेन पे भी लाई करता है। एक ही प्लेन के मतलब हो गया, आप यहाँ देख सकते हो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे सभी के सभी इस बोर्ड पे ही लाई कर रहा है, कोई भी बोर्ड से बाहर। तो ये बोर्ड अपने आप में क्या, एक प्लेन है, जैसे हम लोग जिस पे खड़े होते हैं वो भी एक प्लेन है, ये दीवार भी एक प्लेन है। प्लेन मतलब मतलब जिसका लेंथ है होता है और ब्रेथ होता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि जिसका लेंथ होता है ब्रेथ होता है, मतलब प्लेन मतलब कोई भी सरफेस। तो ये भी एक सरफेस है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो सभी के सभी एक ही सरफेस पे लाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्टेड रे सरफेस से बाहर निकल गया है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, सभी के सभी एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, प्लस सभी के सभी एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो सभी के सभी एक ही सरफेस पे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो अभी मैं आपको इसका सेकेंड लॉ बताने वाला हूँ, तो थोड़ा उसको ध्यान से समझिएगा। तो देखो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, हम लोग जानते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाएगा, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो सेकेंड लॉ बोलता है जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसका अगर आप साइन वैल्यू को लेते हो, क्योंकि ये एक एंगल है, तो अगर आप इसका साइन वैल्यू को लेते हो, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो कि किसको किसको रिलेट करता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को। तो अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन वैल्यू को लेते हो, जैसे साइन आई बाय साइन आर, तो इसका वैल्यू आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हो तो इसका वैल्यू आपको सेम ही मिलेगा, भले ही आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी चेंज करते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, चेंज होते जाएगा। और आपको जो इसका आंसर मिलेगा ना, मतलब इसका जो रेशियो मिलेगा, क्योंकि देखो साइन आई बाय साइन आर है, मतलब ये एक अपने आप में क्या है, रेशियो है, तो इसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा, भले आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी चेंज करते जाओ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे साइन I1 बाय साइन R1 ले लूँ, तब जो रेशियो मिलेगा साइन I2 बाय साइन R2 के लिए भी वही रेशियो मिलेगा। तो ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हूँ, ऐसा नहीं है कि इसका रेशियो आपका 3/2 ही आएगा, ये जस्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिखा गया है कि साइन I और साइन R का रेशियो जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट कब तक रहेगा, फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया। फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया का मतलब होता है कि जब तक आप इन दोनों मीडियम में से किसी मीडियम को चेंज ना करो। मतलब मैं अगर लाइट को एयर से वाटर में ही भेजूं, लेकिन मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाऊं तो उस हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा, और अगर आप उसका वैल्यू को पुट करोगे आपका आंसर वही मिलेगा। मान लो मैं यहाँ पे 30 डिग्री में लाइट को भेज रहा हूँ, उसके लिए कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया और उसका वैल्यू डाला, तो जो आंसर अभी आया है, अगर मैं उसी को 60 डिग्री में डालता लाइट को, तब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता उसको भी पुट करता तो वही आंसर आता। लेकिन ये चीज़ कब तक लागू होगा, जब तक कि आप इन दोनों मीडियम का पेयर को चेंज नहीं करते, मतलब इन दोनों मीडियम में से किसी एक मीडियम को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा है फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, मतलब उस पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही आप मीडियम को चेंज करोगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हम एयर लिए हैं, यहाँ वाटर लिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, एयर और गिलास ले लिए। तो आप एक तो चीज गौर कर सकते हो, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे भी वही है, ये देखो यहाँ I1 है, यहाँ पे भी I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ पे भी I2 ही है। लेकिन अब क्योंकि देखो अलग अलग मीडियम जो होता है ना, लाइट को अलग अलग एंगल में क्या करता है, डेविएट करता है। तो वाटर जो है वो लाइट को अलग एंगल में डेविएट करेगा, गिलास जो है वो लाइट को अलग एंगल में डेविएट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप लाइट को यहाँ पे 30 डिग्री में भेज रहे थे 30 डिग्री में, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिएट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्रिएट
नहीं होगा, उससे अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिएट होगा, बल्कि इससे कम क्रिएट होगा, क्योंकि ग्लास ज़्यादा डेंस है और जो ज़्यादा डेंस होता है वो लाइट को ज़्यादा डेविएट करेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे रेशियो क्यों चेंज हो गया, रेशियो चेंज होने का कारण है, एंगल चेंज होना कारण नहीं है। क्योंकि देखो आप यहाँ जो एंगल है यहाँ भी वही एंगल है, यहाँ जो एंगल है वहाँ भी वही एंगल है। मतलब यहाँ अगर आप 30 डिग्री लिए हो, यहाँ पे भी 30 डिग्री लिए हैं, यहाँ 60 लिए हो, यहाँ भी 60 लिए हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या चीज़ में आ जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्क आ जा रहा है। क्योंकि ये लाइट को कम डेविएट कर रहा है, क्योंकि ये एयर के कंपैरिजन में कम डेंस है, और ये लाइट को ज़्यादा डेविएट कर रहा है क्योंकि एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होने के कारण रेशियो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रहा है। तो मीडियम चेंज होने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में चेंजेस आता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में चेंजेस आने से रेशियो में भी चेंजेस आएगा। तो इससे हम लोग का फाइनल कंक्लूजन क्या है कि इन दोनों का रेशियो तब तक चेंज नहीं होने वाला, तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि आप मीडियम को चेंज ना करो, भले आप एंगल को कितना भी चेंज करते जाओ। लेकिन अगर आप मीडियम को चेंज कर देते हो, उसके बाद अगर आप एंगल को चेंज करोगे तो उसका रेशियो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता, वो रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना। तो यही हम बताना चाहते थे कि ये साइन आर और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए। तो जैसे कि इस मीडियम के लिए कांस्टेंट का वैल्यू कितना आया, 3/2, तो उस मीडियम के लिए कांस्टेंट अलग आया है क्योंकि वहाँ मीडियम चेंज हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे वाटर ला दूंगा फिर से रेशियो क्या आ जाएगा, 3/2 ही आ जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ रहा है। और इस कांस्टेंट का एक नाम है, वो नाम हम अभी बताएंगे, पहले इसको लिख लीजिए। तो देखो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट, जो बोल रहा था कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी पेयर ऑफ मीडिया के लिए। जैसे कि अगर आप एयर से लाइट को वाटर में भेजोगे तो उसके लिए जो रेशियो आएगा, जरूरी नहीं कि आप जब एयर से ग्लास में भेजोगे तो आपका वही रेशियो आएगा, बल्कि आपका रेशियो क्या आएगा, अलग आएगा। लेकिन अगर आप लाइट को एयर से वाटर में ही भेज रहे हो लेकिन अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस में भेज रहे हो, तो उससे साइन आई और साइन आर का रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये रेशियो तभी चेंज होगा जब मीडियम को चेंज करोगे, एंगल को चेंज करोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हम लोग ये समझ गए हैं कि साइन आई और साइन आर को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक रेशियो मिलेगा। तो लेट समझने के लिए मान लो वो रेशियो क्या है, N2/N1, और इस रेशियो को एक नाम दिया गया है। इस रेशियो का नाम क्या है, इस रेशियो का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहाँ पे जब भी आपको ये साइन आई और साइन आर का रेशियो मिलेगा तो उसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। मतलब सोचो यहाँ पे आपको रेशियो मिल गया 3/2, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो है वो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 3/2 आया है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। अब कुछ चीज़ें समझ लो। यहाँ पे देखो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और ये लाइट तो एक्चुअली में इधर जाना चाहिए था। मान लो ये रेयरर से किस मीडियम में जा रहा है, डेंसर मीडियम में, तो ये किधर बेंड हो जाएगा, टुवर्ड द नॉर्मल। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट होता है उसको हमेशा मीडियम 1 लिया जाता है, और जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होता है उसको मीडियम 2 लिया जाता है। दैट मीन्स इस रेशियो में जो N2 है, N2 उस मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, और N1 उस मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो इस रेशियो से पहला चीज़ आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि ऊपर वाला चीज़ जो है उस मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, और नीचे वाला जो है वो किस मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ये रेशियो का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्वेश्चन अरेज होता है, ये तो समझ गए कि इस रेशियो का नाम ऐसा कुछ है जो हमें ये बताता है कि मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है। अगर सोचो यही रेशियो 2/3 आता तो इससे क्या पता चलता कि मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 से क्या है, कम है। तो इस रेशियो से आपको ये आइडिया मिलेगा।
लेकिन अब क्वेश्चन एराइज होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और इस नाम का मतलब क्या होता है। तो नाम का मतलब क्या होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है द डेविएटिंग एबिलिटी ऑफ लाइट बाय द मीडियम। किसी भी मीडियम के द्वारा लाइट को कितना ज़्यादा डेविएट किया जा सकता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो अगर आपका यहाँ पे रेशियो 3/2 आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि मीडियम 2 का लाइट को डेविएट करने का जो एबिलिटी है वो मीडियम 1 से क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, लाइट अगर मीडियम 1 से 2 में जाएगा तो लाइट क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल की तरफ क्या होगा, डेविएट होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे एक तरह से हम इसको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेविएटिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और एक चीज याद रखना, जिस मीडियम का डेविएटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगा उस मीडियम में अगर लाइट जाएगा तो लाइट किधर बेंड होगा, टूवर्ड द नॉर्मल। और जिसका डेविएटिंग एबिलिटी कम होगा उस मीडियम में अगर लाइट जाएगा तो लाइट बेंड होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 का डेविएटिंग एबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें जैसे ही लाइट जाएगा वो किधर बेंड होगा, टूवर्ड द नॉर्मल। और वहीं अगर लाइट 2 से 1 में जाता तो लाइट किधर बेंड होता, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि इसका डेविएटिंग एबिलिटी कम है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है डेविएटिंग एबिलिटी, और ये रेशियो से हमें यही पता चलता है कि किसका डेविएटिंग एबिलिटी ज़्यादा है, किसका डेविएटिंग एबिलिटी कम है। उसके अलावा और भी चीज़ पता चलता है। देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव, अगर यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको डेंसर मीडियम बोला जाता है, ये भी चीज़ आप दिमाग में रखना। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको कौन सा मीडियम बोला जाता है, रेयर मीडियम। तो देखो आपको इस रेशियो से ये भी पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इससे ये भी पता चल रहा है कि मीडियम 2 का जो डेंसिटी है वो मीडियम 1 से क्या है, ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उस मीडियम में लाइट किधर बेंड होता है, टुवर्ड द नॉर्मल। और जिसका डेंसिटी कम होता है उसमें लाइट किधर बेंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो फाइनली हम एक बार और बता दे रहे हैं, साइन आई और साइन आर का रेशियो किसी भी पार्टिकुलर 2 मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगा, भले आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी चेंज करते जाओ। और ये कांस्टेंट क्या चीज़ को बताता है, ये कांस्टेंट बताता है कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के कंपैरिजन में कितना है। मतलब मीडियम 2 जो है वो मीडियम 1 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा डेंस है या कितना कम डेंस है, या मीडियम 2 जो है वो लाइट को नॉर्मल की तरफ कितना ज़्यादा डेविएट कर सकता है मीडियम 1 के कंपैरिजन में, वो उसको भी बताता है। ये चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यहीं पे सोच लो, ये रेशियो हम लोग को जो N2/N1 है इसका रेशियो हम लोग को ये नहीं मिल के ये मिलता 2/3, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, N2 इज लेस देन N1। इससे ये पता चलता है कि N2 जो है वो रेयर मीडियम है और N1 जो है वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट, और हम लोग ये भी जानते हैं 2 हमेशा वो मीडियम होता है जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, और 1 वो मीडियम होता है जिसमें लाइट इंसिडेंट होता है। तो लाइट अगर 1 से 2 में जाएगा तो क्या होगा, लाइट कहाँ बेंड होगा, लाइट बेंड होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो सेकेंड मीडियम है वो उसका डेंसिटी कम है। और इस केस से क्या पता चल रहा है कि सेकेंड मीडियम जो है उसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो अगर लाइट 1 से 2 में जाएगा तो लाइट किधर बेंड होगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये रेशियो से आप ये बता सकते हो कि लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है, ये सारा चीज़ आप बता सकते हो। तो इसी चीज़ को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो पॉज करो। तो देखो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कुछ ऐसा होगा, ऊपर में कुछ नंबर होगा, नीचे में कुछ नंबर होगा। तो बस उसको समझाने के लिए कि यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे एक नंबर होगा, उसको हम N2 और N1 लिए। और N2 हम बार बार ऊपर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि N2 हमेशा वो मीडियम होगा जिसमें रिफ्रैक्शन होगा, और N1 वो मीडियम होगा जिसमें लाइट इंसिडेंट होगा। मतलब लाइट हमेशा 1 से 2 जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो अब यहाँ पे हम एक तो चीज़ और बताना चाहते हैं, आप इसको चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आप किसी बुक में देखोगे तो किसी बुक में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल यूज होता है वो क्या यूज होता है, एन यूज होता है। पर किसी बुक में आप यूज देखोगे कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल एन नहीं यूज होके म्यू यूज होता है। तो वो जस्ट सिंबल है, मतलब ये रेशियो को बताने के लिए जस्ट एक सिंबल यूज किया गया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये सिंबल भी दे देता है, कभी कभी ये सिंबल भी दे देता है, तो वो बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल है। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग चेक कर रहे हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। किसके कंपैरिजन में चेक कर रहे हैं, जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये सब का मतलब एक ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आप इसको चाहो तो ऐसे भी, इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अब मुझे तो चीज बताओ कि अगर मुझे ये रेशियो 3/2 मिलता तो इससे मुझे क्या पता चलता कि जो मीडियम 2 है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, और मीडियम 1 जो है वो क्या है, रेयर मीडियम है। और हम लोग एक तो चीज जानते हैं कि जो डेंसर मीडियम होता है उसमें लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग एक बात यहाँ पे एक कंक्लूजन पे आए, तो वो कंक्लूजन क्या है कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है मतलब वो डेंसर मीडियम है, और जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगा, तो इनवर्स रिलेशन होगा कि नहीं। उसी तरह से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये भी इनवर्स रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे v1 और v2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लो कि 2 हमेशा वो मीडियम होगा, मतलब जो यहाँ पे रहता है वो हमेशा वो मीडियम होता है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर रेशियो 3/2 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि जो सेकेंड मीडियम है उसमें लाइट का स्पीड कम है और जो फर्स्ट मीडियम है उसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। तो देखो यहाँ पे साइन आई और साइन आर का जो रेशियो आ रहा है वो तो हम लोग को समझ में आ गया कि वो क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, जिसको हम लोग रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1। तो इससे हम लोग को एक रेशियो मिलता है 3/2। मतलब ये समझाने के लिए, अरे यहाँ पे हम जब भी 3/2 बोल रहे हैं मतलब एक्चुअली में 3/2 रेशियो नहीं है, 3/2 जस्ट समझाने के लिए। तो मुझे तो चीज़ बताओ, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो निकल रहा है उससे ये पता चल रहा है क्या कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। रेशियो से कभी ये पता चलता है क्या कि उस मीडियम का एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों का एज है, एक लड़का का एज है 15 और लड़की का एज है 9। इसको अगर हम लोग काट देंगे 3/5 जा और 3/3 जा तो रेशियो क्या मिलेगा, 5:3। तो इस रेशियो से मुझे ये पता चल रहा है क्या कि वो लड़का और लड़की का एज कितना है, नहीं पता चल रहा है। रेशियो से हम लोगों को सिर्फ ये पता चल रहा है कि लड़का का जो एज है लड़की के एज के कंपैरिजन में ज़्यादा है या लड़की का एज लड़का के एज के कंपैरिजन में कम है, पर हम लोग को उसका एक्चुअल एज रेशियो से पता। लेकिन अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि उसका एक्चुअल एज कितना है तो उसके लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये रेशियो है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है। और रेशियो से हम लोग को क्या इस मीडियम का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। हम लोग को सिर्फ ये पता चल रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, पर एक्चुअली में इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग को कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जिससे हम लोग कंपेयर करें और हम लोग को क्या पता चल जाए, उसका एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए। तो जैसे सोच लो मैं किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना चाहता हूँ तो उसको मैं किससे कंपेयर करूँगा, तो मुझे सिर्फ उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलेगा। तो वो चीज़ क्या है, उस चीज़ का नाम है एयर। तो एयर से कंपेयर करने से क्या होता है, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। तो किसी भी रेशियो को अगर आप 1 से कंपेयर करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअली में उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
मान लो जैसे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3 और 3 को अगर हम 1 से कंपेयर करें तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो उससे जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअली में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे फर्दर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। तो नीचे हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और ऊपर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये चीज समझ में आ रहा है? तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया मीडियम बाय एयर, और क्योंकि क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में इनवर्स रिलेशन है तो मैं स्पीड के टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बाय 1, क्योंकि एयर का 1 है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सोच लो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सोच लो जिस मीडियम में लाइट एंटर किया है उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लाइट का स्पीड डेंसर मीडियम में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1.5। मतलब मैं इसको कंपेयर कर दिया। तो फाइनली मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बाय 1 कितना आएगा, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आएगा, और जिसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो इससे आप देख रहे हो ना कि मुझे उस मीडियम का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जा रहा है। अरे मैं ओवरऑल ये बोलना चाहता हूँ कि रेशियो से आपको ये नहीं पता चलता कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, लेकिन अगर आप इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाहते हो तो आप इसको किससे कंपेयर करिए, एयर से। एयर से कंपेयर करने से क्या होगा, मान लो कि इसका रेशियो आता है 5/1, तो इससे पता चल रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 5 है। क्योंकि अगर आप 1 से किसी भी चीज़ को कंपेयर करोगे तो जो आंसर आएगा वो तो उसी चीज़ को बताएगा ना। तो ये एक तरीका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप स्पीड के टर्म में भी निकाल सकते हो। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है कि आप क्या चीज़ को डिवाइड करो। अगर मैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि आप उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड है उसको मेजर कर लो और एयर में जो लाइट का स्पीड है उसको मेजर कर लो। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको पूरा उस मीडियम का एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना वो पता चल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो देखो जैसे यहाँ पे इस मीडियम का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, 1.5। मतलब इसका मतलब हुआ कि ये लाइट को 1.5 टाइम्स ज़्यादा बेंड कर सकता है एज कम्पेयर टू जब वो लाइट किस में जा रहा था, एयर में। मतलब जब लाइट एयर से इस मीडियम में एंटर करेगा ना तो ये मीडियम लाइट को 1.5 टाइम्स बेंड कर देगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है कि लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है डेविएटिंग एबिलिटी, बेंडिंग एबिलिटी। मतलब ये मीडियम उस लाइट को कितना बेंड कर सकता है। तो जब लाइट एयर से इस मीडियम में एंटर करेगा तो ये उसको 1.5 टाइम्स बेंड कर देगा उसका एक्चुअल पाथ से। समझ में आ रहा है? तो देखो कुछ चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है। एयर और वैक्यूम का 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है, और गिलास का भी याद रखना है। तो गिलास 3 प्रकार का है यहाँ पे। एक है ऑर्डिनरी गिलास। तो ऑर्डिनरी गिलास जो होता है उसका होता है 1.5। उसके अलावा आपका क्राउन गिलास भी होता है। तो क्राउन गिलास का अगर बात करोगे, लेकिन आपको याद रखना है ऑर्डिनरी गिलास का ही। आपको एयर, वाटर और ऑर्डिनरी ग्लास का याद रखना है। क्राउन ग्लास का याद रख भी सकते हो, नहीं भी रखने से चलेगा। ये है 1.53, लेकिन आपको इसका याद रखना ही है ऑर्डिनरी ग्लास का, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछेगा। और उसके अलावा एक फ्लिंट ग्लास भी है, इसका भी याद रखना जरूरी नहीं है, बस दिखा दे रहा है 1.65। लेकिन ये 3 कंपलसरी है। उसके अलावा और एक भी कंपलसरी है जो अभी हम लिखने वाले हैं, वो है डायमंड। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना 2.41। मतलब ये 4 का याद रखना क्योंकि ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ये 4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, एयर का, वाटर का, गिलास का और डायमंड का। ये दोनों को नहीं भी रखने से चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो अभी
ये कुछ चीजें समझ लो। लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव हमेशा क्या होता है? वाइब्रेट होता है। जैसे पानी में अगर आप पत्थर मारोगे तो उसमें एक लहर बनता है, तो लाइट भी एक लहर के जैसा है। तो लाइट क्या है? एक ऐसे करके लहर है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? ये एक ऊपर और एक नीचे, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और ये नीचे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? ट्रॉ बोलते हैं। इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रॉ बोलते हैं। एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ मिलके क्या बनता है? एक वेव बनता है। एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ मिलके क्या बनता है? एक वेव, या आप बोल सकते हो एक वाइब्रेशन भी बोल सकते हो। ये दोनों सेम ही चीज है। आप यहाँ पे बोल सकते हो एक वेव या एक वाइब्रेशन, एक क्रेस्ट और एक ट्रे। तो यहाँ पे कितना तो वाइब्रेशन बना? 1 2, और ये आधा बना था, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना है। जैसे पहला टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम को कितना ले लूँ? 1 सेकेंड ले लूँ। 1 सेकेंड में यहाँ पे कितना वाइब्रेशन हो रहा है? 3 वाइब्रेशन हो रहा है। एक क्रेस्ट और एक ट्रे मिलकर एक वाइब्रेशन हुआ, फिर ये और एक वाइब्रेशन, ये और एक वाइब्रेशन। तो यहाँ के हिसाब से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है HZ। HZ का मतलब होता है हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकेंड इनवर्स भी होता है। तो आप ये दोनों यूनिट याद रखना, हर्ट्ज भी होता है और सेकेंड इनवर्स, दोनों सेम ही है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और टर्म याद रखना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 3 वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। तो एक वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा? 1/3। तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 1/3 सेकेंड। और टाइम पीरियड को कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? T से। अब आप लोग जो चीज़ यहाँ पे गौर करो, फ्रिक्वेंसी का वैल्यू 3 है और टाइम पीरियड का वैल्यू 1/3 है। दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तभी ना इसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू उसका उल्टा आया है। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/टाइम पीरियड। ये चीज़ आपको समझ में आया? ओके, उसके अलावा कुछ और टर्म्स है जो आपको याद रखना है। जैसे कि एक टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में किसी भी वेव के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है। तो किसी भी वेव के द्वारा 1 सेकेंड में कितना किसी भी वेव के द्वारा एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ के लिए एक सिंबल यूज हुआ है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोला जाता है लैम्डा। समझ में आया? तो वेवलेंथ कुछ और नहीं, वेवलेंथ का एक डिस्टेंस है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक वाइब्रेशन हो रहा है, कि नहीं? तो एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। और वेवलेंथ को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा से। उसी तरह से एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा था? 3 वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा? 1/3। ये चीज समझ में आया ना? तो वेवलेंथ हो गया एक वाइब्रेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। चीजें समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसका स्पीड फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं? मतलब मैं इस वेव का बहने का स्पीड फाइंड करना चाहता हूं, मतलब ये कितना स्पीड में आगे जा रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। यही होता है, ये चीज समझ में आ रहा है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और हम लोग जानते हैं एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस जाता है? एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और एक वाइब्रेशन में जो टाइम लेता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं स्पीड की जगह? अरे क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस गया वो वेवलेंथ हो गया और एक वाइब्रेशन में जो टाइम गया वो टाइम पीरियड हो गया। और अभी हम लोग एक चीज़ और सीखें कि 1/टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। 1/टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी एफ है। तो मैं 1/टाइम पीरियड की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं 1/टाइम पीरियड की जगह क्या लिख सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ।
तो हम लोग को इससे क्या रिलेशन मिल गया, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ समझ में आया, कहाँ से आया? ये चीज़ आप क्लास 9 में भी पढ़े हो, लेकिन हम एक बार रिकॉल दे दिए। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक तो चीज़ पे ध्यान दो। अभी अभी हम लोग पढ़ें कि स्पीड इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, इस पर थोड़ा गौर करो। जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो लाइट का ऐसा क्या पैरामीटर है जो बिल्कुल बदलता नहीं है, जो पहले जैसा था बाद में भी वैसा ही रहता है? उस पैरामीटर का नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ के लिए लैम्डा सिंबल यूज होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए एफ, और ये भी हो गया स्पीड के लिए। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि ये क्योंकि कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के ऊपर। मतलब अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगा तो वेवलेंथ भी कम होगा। या एक तरह से बोल सकते हैं वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो स्पीड कम होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप बना चुके हैं। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 होता है 2/1, और क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें मीडियम का लाइट का स्पीड क्या होता है? कम होता है। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या रिलेशन है? इनवर्स। और स्पीड और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो मतलब 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऊपर में रहेगा तो 2 का स्पीड कहाँ रहेगा? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, और इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर 2 का स्पीड नीचे है तो वेवलेंथ भी कहाँ रहेगा? समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से 1 का स्पीड नीचे है तो ये क्या किया? हाँ ठीक तो है। और उसी तरह से 1 का स्पीड अगर ऊपर है तो 1 का वेवलेंथ भी कहाँ रहेगा? ऊपर, क्योंकि इसके बीच में डायरेक्ट है। चीज़ें समझ में आ रहा है? तो इससे क्या कंक्लूजन मिला कि, तो फाइनल कंक्लूजन क्या मिला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से उस मीडियम में वेवलेंथ क्या हो जाता है? लाइट का कम हो जाता है। ये समझ में आया? तो इसके ऊपर बेस करके हम एक सवाल पूछ रहे हैं, इसको समझो। हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो 7 कलर से बना हुआ है। वाइट लाइट जो है 7 कलर से बना हुआ है। तो इसमें याद रखना रेड का वेवलेंथ, हाँ रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे हाई है, और वायलेट का जो वेवलेंथ है वो सबसे लो है। समझ में आया? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इन दोनों में से किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो आप लिखोगे रेड का वेवलेंथ वायलेट से ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस लाइट का ज़्यादा होगा, तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो रेड से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो क्या होता है? ज़्यादा डेविएट होता है। क्या होता है? ज़्यादा डेविएट होता है। तो उस हिसाब से एंगल ऑफ डेविएशन भी किसका ज़्यादा होगा? रेड। क्या कर रहे हैं? एक बार फिर से सुन लो, हम यहाँ पे बोल सही रहे, गलत लिख रहे हैं। वेवलेंथ रेड का ज़्यादा है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। तो वेवलेंथ रेड का ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। किससे? वायलेट से। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ज़्यादा डेविएट होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही होता है डेविएटिंग एबिलिटी। तो जिसका डेविएटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगा ज़्यादा डेविएट होगा, तो वायलेट ज़्यादा डेविएट होगा एज कम्पेयर टू रेड। तो अगर मैं आपको एक ऐसा करके डायग्राम दूँ, यहाँ नॉर्मल बना हुआ है और यहाँ पे ना 2 लाइट एक साथ गिर रहा है, वायलेट और रेड, और ये दोनों लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जा रहा है? तो क्या होगा? इस लाइट को एक्चुअली में इधर जाना चाहिए, लेकिन जब लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो क्या होता है? टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? रेड जो है वो कम बेंड होगा और वायलेट ज़्यादा बेंड होगा, क्योंकि इसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, इसका एंगल ऑफ डेविएशन। क्यों ये ज़्यादा डेविएट हो रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ये चीज़ें आप समझ में रिलेट कर पा रहे हो? और इसमें एक रिलेशन तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, साइन आई बाय। तो देखो इसी रिलेशन से हम लोग को क्या क्या पता चल रहा है, एक बार लास्ट और फुल एंड फाइनल देखिए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम, उस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ भी कम, और उस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम। क्योंकि देखो सीधा सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, और डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगा
तो लाइट किधर बेंड होगा, टुवर्ड द नॉर्मल। लाइट अगर टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ना इस रिलेशन से सब कुछ समझ सकते हो। तो भले आप ये सब कुछ भी ना समझे हो, लेकिन अगर आप ये रिलेशन याद रखते हो तो आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। इसीलिए ये रिलेशन जो है ना आगे और भी ऐड होते हुए जाएगा। तो फाइनली अगर आप उस रिलेशन को दिमाग में रख लेते हो तो इस चैप्टर से कोई भी सवाल पूछे वो आपको उसका जवाब देने में परेशानी नहीं होगा, भले आपको ये चैप्टर समझ में ना आए। चीज़ें समझ रहे हो ना? यस। इसीलिए वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। यहाँ से एक लाइट आ रहा है, कौन सा मीडियम से आ रहा है, रेयर मीडियम से, और वो लाइट कौन सा मीडियम में जा रहा है, डेंसर मीडियम में। तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम जाएगा तो लाइट को एक्चुअली में इधर जाना चाहिए था, लेकिन वो लाइट क्या हुआ, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गया। जैसे ही लाइट ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुआ और आगे जा रहा था, मैं यहाँ पे क्या किया, इसके सामने में एक मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। अब मिरर में लाइट कितना एंगल पे गिर रहा है, 90 डिग्री पे गिर रहा है। तो जो भी चीज़ 90 डिग्री मतलब पूरा सीधा गिरेगा वो वापस क्या होगा, सीधा रिटर्न बैक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि अगर आप लाइट का रास्ता को रिवर्स कर दोगे तो लाइट वापस उसी रास्ता में जाएगा जिस रास्ता से वो आया था। जैसे आप देख सकते हो ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल एरो, ये एरो दिखा रहा है कि लाइट अभी जा रहा है। ये सिंगल एरो भी क्या दिखा रहा है कि लाइट इधर जा रहा है। जब मिरर से टकराया तो वापस लौट रहा है। तो ये जो डबल एरो हम यहाँ पे पुट किए हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि लाइट वापस लौट रहा है। और देख सकते हो कि लाइट जिस रास्ता से आया था उसी रास्ता में वापस जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि लाइट इस रास्ता से आया था और वापस जाने के उस रास्ता में चले जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यही बोलता है कि इफ द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स, लाइट का रास्ता को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो लाइट विल फॉलो द सेम पाथ, लाइट उसी पाथ को फॉलो करेगा फ्रॉम वेयर इट हैज केम, जिस रास्ता से वो आया था। ये चीज़ आपको समझ में आया? अभी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन आने वाला है। ध्यान से मेरा बात सुनो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 मतलब 2 वो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, 1 वो मीडियम है जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रहा है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन आई बाय साइन आर। समझ में आया? लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, जब लाइट वापस जाएगा, जब लाइट वापस जाएगा तो जो लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कहला रहा था वो अब कौन सा लाइट कहलाएगा, इंसिडेंट रे। और जो लाइट इंसिडेंट रे कहला रहा था वो अब क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो रिफ्रैक्शन अभी कौन सा मीडियम में हो रहा है, वापस जाने टाइम 1 में हो रहा है, और इंसिडेंट किस में हो रहा है, 2 में। तो अभी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि अभी रिफ्रैक्शन 1 में हो रहा है और जिसमें रिफ्रैक्शन होता है उसको यहाँ लिखा जाता है। ये समझ में आया? तो इक्वल टू, हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। तो जब लाइट वापस जाते रहेगा तब ये जो आर है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और आई जो है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ लिखा जाता है, नीचे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। तो हम लोग कुछ उल्टा नहीं किए हैं, एक्चुअली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है और वापस जाने टाइम का केस के लिए। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका वैल्यू है साइन आई बाय साइन आर और इसका वैल्यू है साइन आर बाय साइन आई। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। अरे होगा कि नहीं, क्योंकि देखो इसका प्रोडक्ट जो है 1 हो गया, तो ये इक्वल टू ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर है 3/2, और आपको पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, तो 2/3, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अरे समझ में आया कि नहीं? तो देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लास स्लैब के बारे में। ग्लास स्लैब क्या होता है, एक क्यूबॉइड शेप का ग्लास का बना हुआ मटेरियल होता है, जिससे क्या होता है लाइट पास हो सकता है। मतलब एक अगर आप कोई सॉलिड ग्लास लोगे और उसको क्यूबॉइड फॉर्म में काट दोगे, क्यूबॉइड मतलब क्या है, इसका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है।
तो जो चीज़ आपको मिलेगा उसको ग्लास स्लैब बोलते हैं। तो ग्लास स्लैब में हम लोग क्या चीज़ को स्टडी करने वाले हैं, हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि लाइट एक ग्लास स्लैब से जब गुजरता है तो उसका पाथ में क्या चेंजेस आता है, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखो ये जो लाइट यहाँ गिर रहा है ये कौन सा लाइट है, इंसिडेंट रे। और जहाँ पे भी इंसिडेंट रे गिरता है वहाँ पे आपको क्या बनाना है, कि नॉर्मल बनाना है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट को एक्चुअली में किधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था। ये जो लाइट है उसको एक्चुअली में इधर जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लाइट रेयरर मीडियम से कौन सा मीडियम में जा रहा है, डेंसर मीडियम में, क्योंकि ये जो ग्लास स्लैब है वो ग्लास से बना हुआ है। और ऑर्डिनरी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। दैट मीन्स इसका जो लाइट को डेविएट करने का एबिलिटी है टुवर्ड नॉर्मल वो एयर के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे ही लाइट इस मीडियम से इस मीडियम जाएगा लाइट क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। और यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये जो लाइट है इसको बोला गया रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया। लेकिन इसको बोला गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इस सरफेस के लिए बना है। किसके किसके लिए, एयर और ग्लास सरफेस के लिए। क्योंकि आगे जब लाइट इस सरफेस पे गिरेगा तो यहाँ पे भी लाइट डेविएट होगा, क्योंकि लाइट अब कहाँ से कहाँ जाएगा, ग्लास से एयर। समझ में आया कि नहीं। इधर दोबारा क्या आ जा रहा है, एयर आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक नॉर्मल बनाएंगे, इस नॉर्मल का नाम दे दिया एन डैश। तो रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ भी एंगल बना रहा है कि नहीं, इस एंगल का नाम हम लोग देंगे R2। इसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, इसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। और दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे के द्वारा बनाया गया है, अलग अलग नॉर्मल के साथ। अब ये लाइट को एक्चुअली में किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि ये लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है, ये बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आया। तो यहाँ पे ये जो लाइट बाहर निकल रहा है, जो लाइट बाहर निकलता है, निकलने को बोलते हैं इमर्ज होना। इमर्ज मतलब बाहर निकलना, इसलिए इस लाइट का नाम दिया गया है इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो उस हिसाब से आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 का मतलब हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, R2 का मतलब हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, और E का मतलब हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब मैं आप लोगों को ग्लास स्लैब का कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखना। प्रैक्टिकली आप उसको चेक भी कर सकते हो, तो जब हम लोग लैब जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग उसको प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे। ये याद रखना कि ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस भी उतना ही होता है, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होता है। उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस जितना होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस भी उतना ही होता है, मतलब ये एंगल जितना होगा ये भी उतना ही होगा। और एक कॉमन सेंस वाला बात है, ये देखो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक दूसरे से पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्स हो गया, तो ये और ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आप देखोगे तो ये और ये क्या हुआ, सेम हुआ कि नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आया। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और फाइनली जो लाइट बाहर इमर्ज हो रहा है वो इधर जा रहा है, और ये दोनों लाइट एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। तो आप ये भी याद रखना ग्लास स्लैब केस में इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। और इन जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होता है तो उनके बीच का जो गैप रहता है वो गैप क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये गैप कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइट पैरेलल है। और इस गैप को एक नाम दिया गया है L.D। L.D का मतलब हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
तो इस गैप को क्या बोलते हैं? इस गैप को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है गैप बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। द गैप बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का बीच का गैप होता है। ये सारा चीज़ आपको समझ में आया? तो देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको एग्जाम में पूछा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और आप अपना एग्जाम में लिख दिया थिकनेस ऑफ मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि आपको लिखना है कैसे डिपेंड करता है, सिर्फ डिपेंड करता है नहीं, कैसे डिपेंड करता है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो थिकनेस ऑफ मीडियम अगर ज़्यादा होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो आपको ऐसे लिखना है मोर द थिकनेस ऑफ मीडियम मोर विल बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तब आपको मार्क मिलेगा। और आप सिर्फ लिख दोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, या अगर आप लिखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मीडियम, तब भी आपको फुल मार्क मिलेगा। लेकिन सिर्फ अगर आप लिखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, अरे कैसे डिपेंड करता है वो लिखना जरूरी है। उसी तरह से देखो थिकनेस ऑफ मीडियम बढ़ने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। इसको हम लोग एक एक करके डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। तो देखिए मैं जो पहला डायग्राम लिया हूँ उसमें ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या है? कम है, और दूसरा डायग्राम में ग्लास स्लैब का थिकनेस जो है वो ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा? ऐसे लाइट गिरेगा, इसमें भी क्या होगा? लाइट ऐसे गिरेगा। इसमें जितना एंगल पे गिर रहा है इसमें भी लाइट उतना ही एंगल पे गिर रहा है, मतलब दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? सेम है। अब क्या होगा? लाइट को एक्चुअली में इधर जाना चाहिए, लाइट को एक्चुअली में इधर जाना चाहिए। लाइट दोनों में बेंड भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि दोनों में जो हम मीडियम यूज करें क्या है? सेम है। तो मतलब लाइट इसमें जितना बेंड होगा लाइट इसमें भी उतना ही बेंड होगा। अब ये लाइट जब यहाँ गिरेगा तो ये क्या होगा? बाहर इमर्ज होगा। यहाँ पे भी जब गिरेगा तो ये क्या होगा? बाहर इमर्ज होगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम है, और यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़्यादा है। तो थिकनेस ज़्यादा होने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है? तो इसको आप डायग्राम बना के भी समझ सकते हो, बाकी का भी डायग्राम बना के हम बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ना हम दो अलग अलग मटेरियल का ग्लास स्लैब लिए हैं, ठीक है। एक ग्लास स्लैब वो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और एक ग्लास स्लैब वो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एबिलिटी टू डेविएट। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? लाइट को ज़्यादा डेविएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.53 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो ज़्यादा लाइट को डेविएट कौन करेगा? ज़्यादा लाइट को डेविएट ये करेगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ज़्यादा डेविएट करेगा मतलब लाइट को ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। दोनों का थिकनेस भी सेम है, दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सेम है। इस केस में लाइट इधर जाएगा। अब क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये लाइट को क्या करेगा? कम डेविएट करेगा। क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये लाइट को क्या करेगा? कम बेंड करेगा, ठीक है, कम डेविएट करेगा। और ये लाइट फाइनली यहाँ पे गिर के इधर से यहाँ से पैरेलल ऐसे इमर्ज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम है। और इस केस में भी लाइट ऐसे जाएगा, और क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये लाइट को क्या करेगा? ज़्यादा बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, मतलब नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंड करेगा। और नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंड होगा, ये फिर यहाँ से इमर्ज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़्यादा है। ये चीज़ें समझ कनेक्ट कर पा रहे हो ना? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा लाइट को ज़्यादा बेंड कर देगा, तो लाइट ज़्यादा एंगल में जाके इमर्ज होगा तो गैप बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे दिख रहा है, ये नॉर्मल के साथ क्या बनाया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये इंसिडेंट रे को एक्चुअली में इधर जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम जा रहा है तो ये क्या होगा? टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो चुका है। फिर ये लाइट जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे इसको एक्चुअली में इधर जाना चाहिए था,
लेकिन क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम जा रहे थे क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा, इधर बेंड हो जाएगा। तो ये जो लाइट होता है हमारा ये होता है इमर्जेंट रे, और ये जो लाइट हम इसको एक्सटेंड किए ये हमारा इंसिडेंट रे है। और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का बीच का जो गैप रहता है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ जितना गैप है यहाँ पे भी उतना ही गैप होगा। ओके, उसके अलावा ये देख लो, उसके अलावा ये देखो कि यहाँ पे ये आई है, और ये आई जो है किसके किसके बीच का है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का बीच का है। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, आई होगा। समझ में आया कि नहीं। और ये हमारा जो एंगल, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये पूरा आई है और ये आर है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, आई माइनस आर। ये चीज़ समझ में आया। और ये जो नॉर्मल था ना इसको हम एक्सटेंड कर दिए यहाँ तक, ताकि एक ट्राइंगल बन सके यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, एक तो ए बी सी ये ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ए डी सी। समझ में आया। अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा इजकल टू होता है पी बाई एच। पी किसको बोलते हैं, किसी भी हाँ, तो ये जैसे थीटा लिए तो थीटा का ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर होता है, 90 का ऑपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और जो बच जाता है वो बेस होता है। तो जैसे ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ना ए सी डी, इसमें ये थीटा है, तो थीटा का ऑपोजिट ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये 90 है यहाँ पे, तो इसका ऑपोजिट ये हाइपोटेनियस हो गया। उसी तरह से ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये 90 हो गया, तो इसका ऑपोजिट ये हाइपोटेनियस हो गया, और इसका ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो बच गया वो बेस हुआ। तो यहाँ पे हमारा साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन आई माइनस आर मतलब ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर कौन है, ये है ना सी डी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए सी है, तो देखो ए सी लिखे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हो जाएगा ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए सी इजकल टू हो जाएगा सी डी बाय साइन आई माइनस आर। और जो सी डी है, ये सी डी किसके बराबर है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, इसलिए यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिख दिए। ये चीज़ समझ में आया। उसी तरह से देखो यहाँ पे कॉस आर, कॉस आर मतलब हो गया, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो देखो ये हमारा आर एंगल है, तो इसका ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल में, और ये 90 का ऑपोजिट ये हाइपोटेनियस होगा। तो और ये साइड जो बच गया वो बेस होगा। तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया हमारा ए बी और हाइपोटेनियस हो गया ए सी। ये चीज़ समझ में आया। अभी देखो इसका जो ये बेस है ए बी, वो किसके बराबर है, थिकनेस के बराबर है, ग्लास स्लैब का थिकनेस के बराबर, इसलिए ए बी की जगह हम क्या लिख दिए, टी लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर अरेंज कर देंगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाय कॉस आर। अब देखो यहाँ पे भी एल एच एस में ए सी है और यहाँ पे भी एल एच एस में ए सी है, तो एल एच एस सेम होगा तो आर एच एस भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये हो जाएगा टी बाय कॉस आर, और इधर हो जाएगा एल डी बाय साइन आई माइनस आर। तो इसको अगर हम लोग एल डी को यहीं छोड़ दें और ये वाला चीज़ को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। अब देखो ये जो साइन आई माइनस आर है ये न्यूमरेटर में है, और क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, और यहाँ पे ये जो एल डी है, एल डी मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये भी न्यूमरेटर में है क्योंकि इसके नीचे 1 है। और न्यूमरेटर में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आई है वो न्यूमरेटर में है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी न्यूमरेटर में है। तो इससे पता चलता है न्यूमरेटर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा था कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ता है, हाँ मतलब आप इस एंगल को जितना बढ़ाओगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना बढ़ेगा। ये चीज़ समझ में आया। तो देखो यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है और वो मिरर का बहुत ज़्यादा ही थिकनेस है, मतलब थिक मिरर रखा गया, मोटा सा मिरर रखा गया। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे आएगा और मिरर में सीधा, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, यहाँ से जाएगा, और यहाँ पे ओपाक सरफेस है क्योंकि हम लोग को पता है मिरर का जो पीछे का हिस्सा होता है वो ओपाक होता है। तो लाइट यहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद लाइट क्या होगा, वापस चले जाएगा। तो जरूरी नहीं कि सारा लाइट सीधा ही आएगा, कुछ लाइट इधर कुछ एंगल में भी जा सकता है। तो कुछ लाइट इधर आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट रिफ्रैक्ट होगा, मतलब टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, और टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होने के बाद यहाँ आएगा, और यहाँ आने के बाद टकराएगा, और फिर यहाँ से टकरा के वापस जाएगा, और टकराने के बाद जब वापस जाएगा तो फिर से रिफ्रैक्ट होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है।
लेकिन यहाँ पे रियलिटी में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आइडियल कंडीशन ले रहे हैं। आइडियल कंडीशन में क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है और पूरा का पूरा लाइट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो जा रहा है। पर रियलिटी में पूरा का पूरा लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होता है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है। समझ में आया? उसी तरह और यहाँ पे तो ओपाक सरफेस है तो पूरा लाइट ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन अगेन यहाँ पे भी फिर से कुछ हल्का फुल्का लाइट रिफ्लेक्ट होगा। और जब ये हल्का फुल्का लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आएगा तो यहाँ पे क्योंकि ये तो ओपाक है ना, तो ओपाक से टकराएगा तो पूरा का पूरा ही ये पूरा लाइट ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ से बाहर जाके ये क्या होगा, ऐसे करके रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और उस रिफ्रैक्ट में से थोड़ा बहुत फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब जब भी कोई सरफेस में टकरा रहा है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो भी मैं यहाँ पे परसेंटेज लेके समझा रहा हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए है, एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो देखो मान लेते यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो कितना है, 100%, मतलब उसके पास 100% एनर्जी है। क्योंकि यहाँ का हिस्सा ट्रांसपेरेंट है तो सीधा सा बात है, ट्रांसपेरेंट हिस्सा पे जब भी लाइट गिरेगा तो मैक्सिमम लाइट तो अंदर ही जाएगा और बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि 99% लाइट क्या हो गया, अंदर आ गया, और उसमें से 1% लाइट क्या हो गया, बाहर रिफ्लेक्ट हो गया। ये चीज आपको समझ में आया? अब यहाँ पे क्योंकि ये ओपाक सरफेस है तो यहाँ पे 99% गिरा तो पूरा का पूरा 99% क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये 99% लाइट जब यहाँ जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो मैक्सिमम लाइट तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो मान लो 98% लाइट रिफ्रैक्ट हो गया और उसमें से 1% लाइट अंदर में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहाँ से पूरा का पूरा 1% रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस 1% में से यहाँ पे मान लो 0.9% बाहर चले गया और 0.1% फिर से अंदर की तरफ आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? अब देखो इमेज कब बनता है, इमेज तब बनता है जब दो रे ऑफ लाइट या तो एक्चुअली में मीट करता है या वर्चुअली मीट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो रे ऑफ लाइट को वर्चुअली मीट कराएंगे। तो देखो हमारा आंख तो यहाँ है ना, मतलब हम जो भी इमेज को देखेंगे कहाँ देखेंगे, अरे हम जो ऑब्जेक्ट है वो तो बाहर से देख रहा है ना, और इमेज कहाँ दिखेगा, मिरर के अंदर। तो मैं एक ऑब्जर्वर हूँ जो इस ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर देख रहा हूँ, तो मैं तो मिरर के बाहर रहूंगा ना, मिरर के अंदर तो नहीं। तो मेरे आंख में कौन कौन सा लाइट आएगा, मेरे आंख में ये वाला लाइट आएगा, ये वाला लाइट आएगा, ये वाला लाइट आएगा। जो लाइट मिरर के बाहर जा रहा है वही ना मेरे आंख में आएगा। तो अगर मैं पहले तो इस लाइट को पीछे प्रोड्यूस कर दे रहा हूँ वर्चुअली, और मैं इस लाइट, ये लाइट भी मेरा आंख में आ रहा है ना, इसको अगर मैं वर्चुअली प्रोड्यूस करूँ तो ये यहाँ मीट करेगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा जिसको नाम दे दे रहे I1। उसी तरह से ये लाइट भी मेरा आंख में जा रहा है, इसको भी अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूँ वर्चुअली तो इसका भी एक इमेज यहाँ पे बनेगा I2। और ये लाइट भी मेरे आंख में जा रहा है तो इसको भी मैं अगर पीछे प्रोड्यूस करूँ तो इसके कारण भी एक इमेज बनेगा I3। मतलब इस ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इन सारे इमेज में से सबसे ब्राइटर इमेज कौन सा होगा। तो बहुत जन इसका जवाब क्या दे देगा, अगर कोई अपना बुद्धि ना लगाए, कि इसका आंसर I1 होगा। क्यों ऐसा जवाब देगा, क्योंकि उसका मानना होगा क्योंकि ये पहला इमेज है तो ज़्यादा ब्राइटर होगा, अब बाकी इमेज का ब्राइटनेस धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर रियलिटी में देखोगे अगर, तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो 1% लाइट के कारण हो रहा है, और यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो 98% के कारण हो रहा है, और यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो तो उससे भी कम के कारण हो रहा है। तो सेकेंड इमेज ही क्या होगा, सबसे ब्राइटर होगा। सेकेंड इमेज ब्राइटर क्यों होगा, क्योंकि सेकेंड इमेज जो बन रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन के कारण बन रहा है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो वीक है, कम, क्योंकि मैक्सिमम लाइट रिफ्रैक्ट हो गया है, रिफ्लेक्शन बहुत कम हुआ है। लेकिन यहाँ जो इमेज बन रहा है, इसके कारण जो इमेज बन रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन के कारण बन रहा है। देख रहे हो ना, 99% गया और 99% चले गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, I2 will be the brighter image, I2 will be the brighter image because it is formed due to first strong reflection। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन जो हुआ है वो यहाँ हुआ है, यहाँ, और इसके कारण ही यहाँ पे 98% लाइट जा रहा है।
अच्छा ठीक है, पॉज कर लें। तो देखो ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में ऑरेंज कलर का लाइट है जिसका वेवलेंथ दे दिया 6600 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। और ये जो ऑरेंज कलर का लाइट का जो वेवलेंथ है ये कहाँ पे मेजर किया गया है? एयर में मेजर किया गया है। और ये लाइट का स्पीड है एयर में। अब ये जो लाइट है ना, ये लाइट एयर से किस में एंटर कर रहा है? वाटर में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे दिया है कितना? 4/3। आपको फ्रिक्वेंसी निकालना है लाइट का एयर में, और आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है वाटर में, और वेवलेंथ ऑफ लाइट भी निकालना है वाटर में। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रिक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा स्पीड बाय वेवलेंथ। और स्पीड जो है एयर में वो ऑलरेडी हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग को फ्रिक्वेंसी कौन सा सिचुएशन में निकालना है बोला है? एयर वाला। और मुझे रुचि बताओ, यहीं पर अगर एक सवाल पूछ दे कि अगर ये लाइट वाटर में चले जाए तब इसका फ्रिक्वेंसी में क्या होगा? कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब फ्रिक्वेंसी वही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हो जाएगा एयर वाला स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एयर। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 6600 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 टू द पावर -10। तो ये हो जाएगा आपका 3/6600 इंटू 10 टू द पावर 18। अब अगर आप यहाँ पे इसको फर्दर काटोगे तो ये हो जाएगा 3 इसको अगर फर्दर काटोगे तो ये हो जाएगा 1/22 इंटू 10 टू द पावर 16। क्योंकि ये 2 जीरो क्या करेगा? इसमें से 2 जीरो को काट देगा, तो 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। अब 3 और 66 कट के 1/22 होगा। अब आपको क्या करना है? 1 को 22 से डिवाइड करना है। तो 1 को अगर आप 22 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.454 इंटू 10 टू द पावर 16। मतलब अगर आप 1 को 22 से डिवाइड करोगे तो इतना आंसर आएगा। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि ये डेसिमल प्लेस को यहाँ से यहाँ ला दे तो इसमें से एक 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4.54 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। तो ये जो फ्रिक्वेंसी निकला, ये लाइट का फ्रिक्वेंसी निकला कहाँ पे? एयर में। कैसे निकला समझ में आया? क्योंकि हम लोग को वेवलेंथ और स्पीड एयर वाला दे दिया है। ये चीज़ समझ में आया ना आपको? हो गया। तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, और आपको स्पीड कहाँ का निकालना है? वाटर का निकालना है। एयर वाला स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और अगर स्पीड के टर्म में लिखेंगे तो स्पीड ऑफ एयर का स्पीड ऊपर में जाएगा और वाटर का स्पीड नीचे आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या रिलेशन? इनवर्स। तो इसका वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी दे दिया है। इसका वैल्यू कितना दे दिया? 4/3। इसको हम लोग इससे रिलेट कर देंगे, इसको इससे रिलेट कर देंगे। तो VA का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। VW निकालना है, तो VW हो जाएगा आपका स्पीड इन वाटर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको समझ में आया स्पीड इन वाटर कैसे निकला। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वेवलेंथ इन वाटर। तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ पे वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो वाटर बाय एयर होता है। अगर हम लोग स्पीड टर्म में लिखेंगे तो स्पीड इन एयर बाय स्पीड इन वाटर होगा, इनवर्स रिलेशन है। और स्पीड और वेवलेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है, तो वाटर भी नीचे आएगा और एयर ऊपर आएगा। अरे समझ लो कि इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन ये सब बताए हैं। तो ये और ये को हम रिलेट कर देंगे तो मेरा वेवलेंथ भी निकल जाएगा। इसका वैल्यू है 4/3। वेवलेंथ इन एयर हम लोग को दे दिया 6600। लामरा वाटर निकालना है, तो वाटर में वेवलेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 36 का 18 19 00 डिवाइड बाई 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16 ही होगा ना, 4 5 20 तो नहीं, और 16 9 चौके 36 5 चौके 20 4950 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आया कैसे आ रहा है? पूरी फॉर्मूला बेस्ड है। पॉज कर देना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया 3/2। आपको निकालने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? ग्लास बाय वाटर हो जाएगा। ग्लास का वैल्यू दे दिया है 3/2, वाटर का वैल्यू दे दिया 4/3। 3/2 इंटू 3/4 हो जाएगा, मतलब घूम जाएगा। ये हो जाएगा 9/8। बस यही आंसर हो गया। ये समझ में आया ना? तो इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे एग्जाम में।